मैं रविंद्र सिंह आपके साथ कोटा की बड़ी खबर से, ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करते हैं। नरेश मीणा थप्पड़ कांड से जुड़ी यह खबर है। नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सर्व समाज की ओर से रैली निकाली गई है। आपको बता दें, नयापुरा स्टेडियम से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई है। भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता मौजूद है। टोंक उनियारा के समरावता गांव में उपचुनाव के दौरान जिस तरह से थप्पड़ कांड की घटना हुई थी और फिर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की रिहाई को लेकर, निर्दोषों को भी रिहा करने को लेकर, मुआवजा देने को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर कोटा में सर्व समाज की ओर से नयापुरा स्टेडियम से, कोटा के नयापुरा स्टेडियम से ये कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई है। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस का भारी जाब्ता, रैली को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। भारी जाब्ता तैनात किया गया। इस दौरान 2 एडिशनल एसपी, 2 डिप्टी एसपी, 1 दर्जन थाना अधिकारी, कमांडो फोर्स, आरएफसी, रैपिड एक्शन फोर्स, वाटर कैनन, ड्रोन से भी निगरानी की गई है। रैली का नेतृत्व कर रहे कोटा दक्षिण नगर निगम उप महापौर पवन मीणा ने कहा है कि हमारी मुख्य मांग निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की रिहाई है। न्यायिक जांच होनी चाहिए। पीड़ित ग्रामीणों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। गांव की संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। पवन मीणा ने बताया कि टोंक के जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम को भी तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। एडिशनल एसपी दिलीप सैनी ने बताया कि रैली को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से जाब्ता तैनात किया गया। राजस्थान में जब उनियारा विधानसभा के अंदर उपचुनाव हो रहे थे, उस दिन समरावता गांव जो है वो अपनी एक धरना देखा बैठा हुआ था। एक मांग मनवाने के लिए वहां बैठे हुए थे, पर वहां के जो स्थानीय प्रशासन है उनके द्वारा उस धरने को खत्म करने का प्रयास किया गया और उनकी मांग को जो है उसके अंदर रुकावट पैदा की गई, जिसके वजह से कुछ घटना वहां पे हुई। शाम के टाइम पे जब वहां पे लोग, समरावता गांव के लोग जब पुलिस वालों को जब खाना खिला रहे थे, उस समय पे अचानक से एक पुलिस की टोली आती है और पूरे गांव के अंदर महाभारत जैसा तांडव वहां पे रचती है। पूरे गांव के अंदर गाड़ियां जला दी, पूरे गांव के अंदर महिलाओं के साथ मारपीट की, बच्चों के साथ मारपीट की, बुजुर्ग के साथ मारपीट की, और जिस तरीके पूरे गांव के अंदर जो नुकसान पहुंचा है, हम वहाँ टोंक प्रशासन की ये पूछना चाहते हैं, क्या आपके पास कोई और दूसरा तरीका नहीं था क्या? इस रैली और ज्ञापन वाले आयोजन के लिए 2 एडिशनल एसपी, 3 डिप्टी एसपी, 10 थाने के थाना अधिकारी, उनके साथ का हर एक के साथ 5-5 का जाब्ता। इसके अलावा एक आरएसी की कंपनी और वज्र वाहन और वाटर कैनन, इन सभी का अरेंजमेंट किया। रिजर्व जाब्ते का आरएसी का। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 19 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई करते हुए 10 आरोपियों को जमानत दे दी है, जबकि 9 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने जमानत याचिका मंजूर करते हुए आरोपी करणपाल, एकता, मनोहर, सुरेंद्र, रोहिताश, नीरज, राजेश्वरी, प्रेम सुखी, अभिषेक और प्रवीण को जमानत दे दी है, जबकि कहा जा रहा है कि 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। एसओजी ने जो एसआई भर्ती परीक्षा थी उसके अंदर जो अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था, उनकी जो जमानत याचिका थी उसके अंदर जो है आज ऑर्डर्स के लिए रखा था माननीय न्यायालय ने। उनमें से कुछ जो अभ्यर्थी थे उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है एवं कुछ जो अभ्यर्थी थे उनकी खारिज फरमा दी गई है। जो प्रमाणित प्रतिलिपि है आदेश की, वो अभी थोड़ी देर में उपलब्ध हो जाएगी। और ये इन सब लोगों को, मोस्टली जो लोग थे, इनको जो है मार्च के अंदर गिरफ्तार किया गया था और 1/5/2024 के अंदर जो है इनकी चार्जशीट फाइल हो गई थी। भीलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है। आइए सीधा उसका रुख करते हैं। एक महिला ने आत्महत्या कर ली है भीलवाड़ा में। फांसी लगाकर महिला ने अपनी जान दे दी है। भीलवाड़ा के प्रताप नगर थाना क्षेत्र की घटना है। पति से तलाक लेकर अपने माता पिता के साथ ये महिला रह रही थी। सुबह जब दीक्षा, यानी इस महिला का नाम है दीक्षा, कमरे से नहीं आई तो परिवार वाले देखने गए। परिजनों ने दीक्षा को उस दौरान फंदे पर लटका हुआ देखा। परिजनों ने फंदे से उतारकर जिला अस्पताल में लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने दीक्षा को मृत घोषित कर दिया। तो एक महिला ने आज खुदकुशी कर ली है। भीलवाड़ा से खबर है, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत जिंदगी की आखिरी मंजिल है, लेकिन कई बार इस मंजिल पर पहुंचा हुआ शख्स भी वापस लौट आता है।
झुंझुनू में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां रोहिताश नाम का एक व्यक्ति चिता पर लिटाते ही जिंदा हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि डॉक्टर ने उसका पोस्टमार्टम भी कर दिया था। हालांकि जिंदा होने के बाद महज कुछ ही घंटे वो जी सका और उसकी जान चली गई। जिंदगी और मौत के बीच आंख मिचोली। पहले मौत से जीती जिंदगी, फिर मौत ने मारी बाजी। अंतिम संस्कार से ठीक पहले जिंदा होने वाला रोहिताश आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। उसकी मौत के साथ ही अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। उन सवालों पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले आपको पूरी खबर बताते हैं कि आखिर कैसे रोहिताश बीडी के अस्पताल पहुंचा और फिर कैसे उसकी मौत हुई, और फिर वो कैसे जिंदा हुआ और आखिर में कैसे कुछ ही घंटे बाद वो फिर मौत की नींद सो गया। दरअसल रोहिताश ना तो बोल सकता था न सुन सकता था। बगड़ कस्बे में मां सेवा संस्थान में काफी लंबे वक्त से रह रहा था। गुरुवार सुबह 11 बजे उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद करीब 2 बजे बीडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ ही देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक दे दी गई। करीब 2 घंटे तक उसे डीप फ्रीज में रखा गया, लेकिन जब अंतिम संस्कार से ठीक पहले उसके शरीर में हलचल हुई और वो जिंदा हो गया। बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। हर कोई हैरान था कि कैसे पोस्टमार्टम के बाद कोई जिंदा हो सकता है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी तो ये बात सामने आई कि रोहिताश का पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, यानी अस्पताल की लापरवाही खुलकर सामने आ गई। जिसके बाद चिकित्सा विभाग ने देर रात राजकीय जिला बीडी के अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर संदीप पचार, रोहिताश को मृत बताने वाले डॉक्टर योगेश जाखड़ और कागजी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर नवनीत मील को सस्पेंड कर दिया। बीडी के अस्पताल में वो मरीज की आज रात एसएमएस में ले जाते समय मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है और लापरवाही के लिए राज्य सरकार के स्तर पर पीएमओ सहित 3 डॉक्टरों को निलंबित किया गया है। आगे विस्तृत और व्यापक जांच विभाग के स्तर पर और हमारी कमेटी द्वारा की जाएगी। जिला कलेक्टर इस मामले में चिकित्सकों की लापरवाही मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चिता पर रोहिताश को जिंदा देखकर उसे आनन फानन में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने एक बार फिर दम तोड़ दिया। देखिए, वहाँ की क्या स्थिति है मुझे भी अखबार से ही मालूम पड़ा है। तो वहाँ अखबार में जैसे बताया पोस्टमार्टम तो उसका हुआ बता रहे हैं। अपने पास उन्होंने वहाँ से जो मैंने मालूम किया है तो वहाँ काफ़ी सीरियस कंडीशन में यहाँ शिफ्ट किया था, जो ब्लड प्रेशर की और उसकी काफ़ी हैवी ड्रग्स के ऊपर उनका इन्फ्यूजन चालू करके यहाँ शिफ्ट किया था। तो इतना सिक पेशेंट था तो रास्ते में आते आते उसको अरेस्ट हो गया और उसकी डेथ हो गई। भगवान दास खेतान अस्पताल अब सवालों के घेरे में है। सवाल सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर ही नहीं है, बल्कि सवाल ये भी है कि क्या अस्पताल ने ठीक से जांच किए बगैर ही रोहिताश को मृत घोषित कर दिया? क्या रोहिताश 2 घंटे तक डीप फ्रीज में बेहोशी की हालत में जिंदा था? बिना पोस्टमार्टम किए किसके कहने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई? किस आधार पर उसकी मौत की वजह फेफड़े फेल होना और टीबी को माना गया? सवालों के घेरे में मां सेवा संस्थान भी है। सवाल ये है कि क्या जल्दी अंतिम संस्कार करने के लिए डॉक्टर से फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाई गई? सवाल कई सारे हैं और कई किरदार सवालों के घेरे में है। सच्चाई क्या है ये जांच के बाद ही साबित होगा, लेकिन जिस तरह से मूक बधिर रोहिताश के साथ अमानवीय हरकत हुई है वो बेहद शर्मनाक है। ऐसे में जरूरी है कि मामले की गहराई से जांच हो और जो भी कसूरवार निकले उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। सीबीआई का चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। जी हां,
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का चित्तौड़गढ़ और बीकानेर इन 2 जिलों में सर्च अभियान चल रहा है। नारकोटिक्स विभाग में इंस्पेक्टर और बिचौली के खिलाफ सीबीआई की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आरोपी इंस्पेक्टर आदर्श और बिचौली केशव के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की है। दोनों आरोपियों पर 3 लाख रुपए की घूस लेने का आरोप है। इसी संबंध में जांच की जा रही है। यह कार्रवाई की जा रही है। आरोपी इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स विभाग में कार्यरत है। आरोपी इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता से 20 लाख रुपए की घूस मांगी थी। कोटा के दादाबाड़ी वंडरमार्ट में नकदी समेत लाखों रुपए के सामान चुराने की वारदात को अंजाम देने के मामले में लाइव तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एक चोर बेखौफ होकर दीवार फांदकर मार्ट में घुसता है। देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में भी। इसके बाद मार्ट के अंदर से नकदी समेत दूसरे सामान चुराने की वारदात को अंजाम देकर चंद ही मिनटों में फरार हो जाता है। तो बाहर दीवार से चढ़ते हुए आपको हमने तस्वीरें दिखाई सीसीटीवी की, और अंदर जब वो दाखिल हुआ वो तस्वीरें भी दिखाई, किस तरह से अकेले ही उसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। और ये बाहर जाते हुए भी ये देखिए किस तरह से कुछ चादर ओढ़कर आया और फिर इसके बाद दीवार पर चढ़ा। इस मामले में दुकान के मैनेजर ने बताया कि चोर करीब 1 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के सिक्के लेकर फरार हो गया है। फिलहाल मामले में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है कि रेकी करा हुआ ही लग रहा है, क्योंकि जैसे ऊपर से आया वो सब सिर्फ उसने काउंटरों में से कैश लिया और फिर आइटम वही लिया जो उसके काम का था। जैसे केसर की वैल्यू होती है तो केसर ली, 400 ग्राम के आसपास केसर ली। केसर की वैल्यू आराम से 85 से 90 हजार रुपये तो केसर की वैल्यू है। 5 ग्राम गोल्ड कॉइन तो उसकी गोल्ड कॉइन की भी वैल्यू सीधे 50 हजार रुपये हो रही है। वो लेके गया है। राजधानी जयपुर में टूरिस्ट सीजन की शुरुआत के साथ ही सैलानियों की आमद शुरू हो गई है। शहर के पर्यटन स्थलों पर घूमने आने वाले देसी विदेशी सैलानियों को ट्रैफिक की समस्या से सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए जयपुर ट्रैफिक पुलिस स्पेशल प्लान तैयार कर रही है। इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। प्रदेश में सर्दी की दस्तक के साथ ही टूरिस्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है। टूरिस्ट सीजन के चलते इन दिनों राजधानी जयपुर में पर्यटकों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है और तमाम पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों का हुजूम उमड़ रहा है। आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में पर्यटकों के जयपुर पहुंचने का भी अनुमान है। पर्यटकों की व्हीकल्स की संख्या में बढ़ोतरी की वजह से परकोटे के बाजारों, खासतौर पर छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, हवा महल और त्रिपोलिया बाजार में ट्रैफिक व्हीकल्स का दबाव बढ़ेगा। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए खास प्लानिंग पहले ही की जा रही है। बाजारों में ई रिक्शा पर लगाम कसी जाएगी। ट्रैफिक में जैसे अभी हमारा जो परकोटा है, परकोटा क्षेत्र हुआ, तो इसमें जैसे हवा महल है, आगे हम जाएंगे तो नाहरगढ़, जल महल, आमेर, तो ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर हैवी ट्रैफिक लोड रहता है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक घूमने फिरने आते हैं, बाहर से आते हैं, भारत के विभिन्न राज्यों से आते हैं। तो वहाँ पर अभी हमारा एक प्लानिंग जारी है, जिसमें हम किस प्रकार से पर्टिकुलर रोड्स को वन वे की व्यवस्था देके और पूरा जो एक रूट मैप है, एक सर्किट टाइप में पर्यटकों के लिए हम स्टार्ट करेंगे। एक तरफ जहां ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए प्लानिंग की जा रही है, वहीं पर्यटकों को ट्रैफिक संबंधी कोई परेशानी ना हो सके, इसके लिए संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे। साथ ही टूरिस्ट ट्रैफिक असिस्टेंट भी तैनात किए जाएंगे। वहीं ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी ट्रैफिक की निगरानी की जाएगी। ड्रोन का जो हमारा जो भी मॉडल था वो भी चल ही रहा है, तो उसको भी हम प्रयोग में लेंगे। उसका सेंटर हम प्रयास कर रहे हैं कि दूसरी जगह पर हम शिफ्ट कर दें, क्योंकि वो जो ड्रोन्स हैं जो भी, तो उनमें एक जो इशू रहता है वो रहता है कि उसका जो टावर होता है वो नॉन डिस्प्लेसेबल होता है, तो उसको हम एक बार फिक्स करके और आसपास के क्षेत्रों में वहाँ से भी निगरानी की जाएगी। अतिथि देवो भव की सोच पर अमल करते हुए जयपुर पुलिस की इस पहल से यहां आने वाले सैलानियों को एक अलग ही अनुभव होगा और वो अपने साथ अच्छी यादें लेकर लौटेंगे। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। झुंझुनू विधानसभा उपचुनावों का परिणाम कल आएगा और इन नतीजों के साथ ही झुंझुनू को अपना 18वां विधायक मिलेगा, जो पहली बार झुंझुनू विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेगा, क्योंकि 11 में से जिन 3 उम्मीदवारों यानी बीजेपी के राजेंद्र भांबू, कांग्रेस के अमित ओला और निर्दलीय राजेंद्र सिंह बुढ़ा के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, उन तीनों को कभी भी झुंझुनू विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला। इधर प्रशासन ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली।
कलेक्टर राम अवतार मीणा ने मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें सीईओ की ओर से मिले निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा ने बताया कि सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले मतपत्रों और ETBPS की गिनती होगी। मतगणना सेठ मोतीलाल कॉलेज में की जाएगी। मतगणना कार्य प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगा। सारी व्यवस्थाएं मतगणना के संबंध में कर ली गई है। हमने एक बैठक भी ली है। सीओ साहब ने भी BC के माध्यम से आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जो ECI के दिशा निर्देश हैं उसी अनुरूप मतगणना कार्य करवाया जाएगा। 12 टेबल हैं, लगभग 22 राउंड होंगे। पोस्टल बैलेट के लिए भी हमने 10 टेबल लगाई हैं। ETPBS स्कैनिंग के लिए भी हमने व्यवस्थाएं की हैं। सभी मतगणना कर्मियों को सघन प्रशिक्षण दे दिया गया है। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल होगी। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने सरकारी PG कॉलेज में तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल 16 टेबल्स पर 20 राउंड में वोटों की गिनती होगी। इसके लिए 1000 से ज्यादा कर्मचारी मतगणना स्थल पर लगाए गए हैं। सभी को प्रशिक्षण देकर तैयार कर दिया गया है। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, जिसमें 100 मीटर के घेरे में पुलिस के जवान, मतगणना केंद्र पर CRPF के जवान, बीच में RAC के जवान तैनात रहेंगे। 16 टेबल हैं जिस पे मशीनें चलेंगी। उसमें से 13 टेबल पे तो हमारे 19 राउंड रहेंगे और 3 टेबल पे हमारे 20 राउंड रहेंगे। इसके साथ ही पोस्टल बैलेट के लिए भी हमने 4 टेबल लगाए हैं। हमारे टोटल 600 या 600 से थोड़ा अधिक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पोस्टल बैलेट रहेंगे, क्योंकि ETPBS वाले कुछ बैलेट हैं वो अभी भी आ रहे हैं। 576 हमारे कुछ जो ग्रामीण थे उन्होंने होम वोटिंग में अपने मत दिए थे। तो इस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 बजे तक शायद हम रिजल्ट को देने की स्थिति में रहेंगे। बीकानेर जिले में मूंगफली की अच्छी पैदावार के चलते अनाज मंडी में मूंगफली की अच्छी आवक हो रही है। मंडी में हर रोज करीब 1 लाख बोरी से ज्यादा मूंगफली मंडी में पहुंच रही है। बीकानेर की मूंगफली की मांग न केवल राजस्थान में बल्कि अन्य राज्यों में भी बढ़ रही है। मंडी सचिव नवीन गोदारन ने कहा कि इस बार मूंगफली की बम्पर पैदावार हुई है। पिछले साल से तुलना करें तो 20 से 25% अधिक पैदावार हुई है। अभी से ही मंडी में मूंगफली की अच्छी आवक हो रही है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। मंडी में मूंगफली की भारी आवक को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार अपने जो मूंगफली की आवक है मंडी में पिछले साल से काफ़ी अच्छी है। प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा हुआ है। मूंगफली का प्रोडक्शन इस बार पिछले साल से 20 से 25% तक एक्स्ट्रा होने की हमें उम्मीद है। के हिसाब से हमने मंडी में व्यवस्थाएं कर रखी हैं। यहाँ से जो मूंगफली है बेसिकली गुजरात जाती है, और उसके अलावा यहाँ से कुछ एक व्यापारी हैं, 7-8 व्यापारी हैं, जो उसमें 3-4 इसी साल ऐड हुए हैं, वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसका बहुत उच्च क्वालिटी की बढ़िया आ रही है। मेरा ऐसा मानना है कि गुजरात जैसे विख्यात है मूंगफली के अंदर, हमारा बीकानेर भी विश्व स्तर पर मूंगफली के मामले में विख्यात है, क्योंकि यहाँ की मूंगफली बहुत अधिक पौष्टिक है। और इस बार कुओं की पानी में और बरसात के पानी के दोनों तरह का सामंजस्य होने की वजह से मूंगफली की क्वालिटी उच्च बन रही है। भीलवाड़ा में सोशल मीडिया पर हथियार दिखाते हुए धमकी भरे रील्स बनाने वालों को खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है, जिससे ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर धमकी देते हुए या फिर हथियार दिखाते हुए रील बनाते हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि सोशल मीडिया सर्विलांस टीम की नजर अब हर सोशल मीडिया अकाउंट पर है। साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों को सही राह पर चलने की सीख दें और सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को फॉलो करने से रोकें जो कि समाज में अराजकता फैलाते हैं। पिछले कुछ सालों में ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो सोशल मीडिया का काफी इस्तेमाल अपराधियों द्वारा किया जाता है। एक तो उसमें रील्स डालकर युवाओं को एक तो जोड़ने का प्रयास होता है, और दूसरा अन्य आमजन में दहशत फैलाने का इसका मंशा होता है। तो दोनों मंशाओं को रोकने के लिए हम लोग लगातार इसकी निगरानी रखते हैं। साइबर सेल में एक सोशल मीडिया सर्वेलेंस टीम है जो इस तरह की पोस्ट्स पे निगरानी रखते हैं, और इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो युवा है, उनकी भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं। जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनके गार्जियन को समझाते हैं। और ऐसे कई वीडियो अपराधियों द्वारा भी पुलिस की सख्ती के कारण बाद में सोशल मीडिया में डाले जाते हैं, जहां वो पश्चाताप करते हैं कि साहब हमसे ये गलती हुई कि हमने
रील्स ऐसी बनाई हैं, तो जिससे युवाओं को पता चलता है कि जो अपराध की दुनिया है उतनी आसान नहीं है जितनी 2 सेकंड या